हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अजहर और आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्न विद फन, हमारा प्यारा सा चैनल जिसमें हम लोग फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आज हम लेके आ गए हैं आपका अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस अगर कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे गए हैं तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इक्वेटोरियल पॉइंट का क्या मतलब है, अगर दोनों चार्जेस जो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं वो थोड़े स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखे गए हैं तो उनके मिड पॉइंट से अगर उनके एक्सिस को बाइसेक्ट करने वाली लाइन पे अगर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो हम उसको कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं दो चार्जेस, एक प्लस चार्ज Q और इससे कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट करके हम एक दूसरा चार्ज ले रहे हैं माइनस Q। ठीक है, पिछली बार जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया था तो इसमें इसके लेंथ को हम लोगों ने कंसीडर किया था 2a और इसका अगर हम ये मिड पॉइंट कंसीडर कर लें, इसको आप मिड पॉइंट O कंसीडर कर लो तो यहाँ से ये मिड पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा कितना a और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से एक लाइन खींच दे रहे हैं ऊपर की तरफ और इस लाइन पे किसी भी एक पॉइंट पे कोई सा भी हम कहीं पे भी एक पॉइंट ले लें P जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है KQ/r²। तो हम यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं r। तो हमें इन चार्जेस से इस पॉइंट की दूरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी फाइंड आउट कर लेते हैं। आप देखो, इसको कुछ नाम रख लें। इसको हम लोग ले लेते हैं पॉइंट A, इसको आप ले लो पॉइंट B, इसको हमने O और P ले लिया है। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है AOP। अगर हम ट्रायंगल AOP में देखें तो हमें बेस की वैल्यू A और परपेंडिकुलर की वैल्यू R हमें पता है, तो हम इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप यहाँ निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोगों ने लिख दिया इसको √r² प्लस a²। ठीक है, अगर ऐसे ही हम नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें तो इस नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी अब ये ट्रायंगल बन रहा है OBP। ठीक, इसमें भी परपेंडिकुलर है r और बेस है a, तो हम इसका भी हाइपोटेन्यूज सेम ऐसे निकाल लेंगे और ये भी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी r² प्लस a²। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, हमें डिस्टेंस मिल गया, हमें चार्जेस की वैल्यू पता है। अब हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इंडिविजुअली इस प्लस Q और इस माइनस Q चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमने डिस्कस किया था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, दूर जाती हैं। तो हम इसकी वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे दूर जाता हुआ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लिख ले रहे हैं हम E+Q। आप चाहें तो इस पे वेक्टर साइन इस्तेमाल कर लें क्योंकि आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स जैसे हमने एक्सियल पॉइंट में फाइंड आउट किया था तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था, तो वहाँ पे अगर हम वेक्टर साइन ना भी इस्तेमाल करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पे वेक्टर एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कंपोनेंट लेने वाला डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं E+Q और ये वेक्टर साइन के साथ। दूसरी चीज, अगर हम नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ आती हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस नेगेटिव चार्ज की तरफ आता हुआ रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग लिख लेते हैं E-Q। आप चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें या सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिर उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब
हमें e प्लस क्यू और e माइनस क्यू का डायरेक्शन पता चल गया एट पॉइंट P पे। अब हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो हम लोग देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं E प्लस क्यू, और चाहे तो आप इसको वेक्टर लिख लें या फिर इसको सिंपली मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख लेते हैं वेक्टर साइन का इस्तेमाल करते हुए। तो E प्लस क्यू अगर हम इसको देख रहे हैं तो अब हमें पता है पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है KQ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहे हैं कि आप चाहें तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करें। अगर हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल किया है तो हम उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चार्ज है Q, तो हम इस चार्ज को लिख ले रहे हैं Q, और इस पॉइंट का डिस्टेंस आप देखिए A से P तक का डिस्टेंस हम लोगों ने लिखा है √r² प्लस a स्क्वायर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस का स्क्वायर करना होता है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही अब हमें माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सिमिलरली, फिर से इतनी लंबी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। E माइनस क्यू यहाँ पे अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव हम यहाँ इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से जो डायरेक्शन बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है, तो हमें यहाँ मैग्नीट्यूड को लिखते समय यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं Q, और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ भी पॉइंट B से या नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस है √r² प्लस a स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख लेंगे √r² प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2। वैसे हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते थे इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P, लेकिन अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं और, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में। तो हम इसको सिंपली अलजेब्रिकली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर हम यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम थ्योरम ऑफ वेक्टर एडिशन इस्तेमाल कर लें, या फिर हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कंपोनेंट ले लें। तो आइए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि ये एंगल है थीटा, ये सेम परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंसेस सेम है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अगर हम ये एंगल थीटा ले रहे हैं, तो अगर हम एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस के लिए कंसीडर कर लें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा थीटा, और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स का कंपोनेंट ले लेना है। तो आप कंपोनेंट कैसे लोगे, तो सबसे पहले देखिए E प्लस क्यू है, इसको कंपोनेंट लेने के लिए जिनको नहीं पता है वो वेक्टर वाला वीडियो अभी मैंने अपलोड तो नहीं किया है 11th क्लास का, लेकिन मैं जल्दी ही कर दूंगा। फिलहाल यहाँ बता दे रहा हूँ कि हम कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो हम इस E प्लस क्यू को हम एक ट्रायंगल का हाइपोटेनियस कंसीडर कर ले रहे हैं E प्लस क्यू। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है आपका हॉरिजॉन्टल से कितना, थीटा एंगल। अब हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसे कंसीडर करें और इसे वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करें, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू और वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं sin थीटा इक्वल टू किसी ट्रायंगल में कितना होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, हमने इसके वर्टिकल कंपोनेंट को इसका परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया,
और हाइपोटेनियस है E प्लस क्यू। तो यहाँ से अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो यह हो जाएगा E प्लस क्यू और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में। क्लियर? ऐसे ही अगर हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो आप ले लो cos थीटा इस ट्रायंगल में। तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है E प्लस क्यू। तो यहाँ से अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका लेना चाहें तो कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू और ये जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, cos थीटा। तो इसमें जो आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस्तेमाल करते हैं ट्रायंगल के लिए, तो वहां से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम E प्लस क्यू का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा E प्लस क्यू और अभी हम लोगों ने देखा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, cos थीटा। और ऐसे ही अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब ऐसे ही E माइनस क्यू है, इसका हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो इसका भी अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं इसी डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू cos थीटा। और इसका जब आप वर्टिकल कंपोनेंट कंसीडर करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट ये R को हम लोग थोड़ा इधर लिखने चाहें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस क्यू और साइन थीटा। ठीक है, अब आप देखें कि E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा इनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अब अगर हम इनका मैग्नीट्यूड देखें तो E प्लस क्यू भी कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, सेम है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो हम अगर दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दें E प्लस क्यू साइन थीटा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इक्वल और अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will cancel out each other, ठीक है। फिर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसकी वजह से होगा, ये होगा केवल अब इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की वजह से। तो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस क्यू चार्ज का E प्लस क्यू cos थीटा है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट माइनस क्यू E माइनस क्यू का E माइनस क्यू cos थीटा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ total electric field at point P is due to only horizontal components। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो यहाँ पे हो जाएगा इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का देखो लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हम इनको सिंपली E प्लस क्यू cos थीटा और प्लस E माइनस क्यू साइन थीटा और cos थीटा ही है दोनों, तो cos थीटा ही इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, cos थीटा यहाँ से कॉमन है तो आप देखो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हम चाहें तो इसको 2E प्लस क्यू और E प्लस क्यू cos थीटा इक्वल टू E माइनस क्यू cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ sin थीटा मल्टीप्लाई कर दिया था, cos थीटा को मल्टीप्लाई कर दे तब भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा E प्लस क्यू और cos थीटा के। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट कर लेनी है। हमें यहाँ cos थीटा आ रहा है तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल OPA इस ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा की
आती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है a, हाइपोटेनियस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इस cos थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करने वाले हैं। तो हम आप पुट कर लीजिए 2e प्लस q का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा q अपॉन अंडर रूट। अच्छा आप देखो यहाँ पे अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर अगर हटाएं तो ये रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ आगे लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन सिंपली लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन अंडर रूट तो हटा देंगे क्योंकि होल स्क्वायर है, तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कितना, a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसे लिख लीजिए a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। अब यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लिया। अब देखिए नीचे है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका पावर कितना हुआ 1। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर है कितना, रूट का मतलब क्या होता है पावर, हाफ। तो इसका पावर 1, इसका पावर हाफ, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ इक्वल टू होता है एलसीएम ले लो 2, 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2। तो अगर हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टोटल पावर कितना लिख दें, 3/2 लिख दें, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ऊपर आप देखिए यहाँ पे है 2, ये है q और ये है a। तो हम इसको रीअरेंज करके क्या q इंटू 2a के टर्म में लिख लें, q इंटू 2a के टर्म में लिख लेते हैं। और हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू होता है q इंटू 2a। तो हम इस q इंटू 2a की जगह पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू P। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके जगह पे इस्तेमाल कर लेते हैं P और यहाँ हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। और ये मिल गया हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट इसके मिड पॉइंट से बहुत दूर है डाइपोल के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो r के रिस्पेक्ट में हम a को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं if r is greater than a then a will be neglected। और अगर a को निगलेक्ट करते हैं, आप यहाँ देखिए a को निगलेक्ट कर देते हैं तो क्या बचेगा, केवल r स्क्वायर बचेगा और r का स्क्वायर है और ये इसका पावर है 3/2 तो बाई 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r का पावर कितना बचेगा, केवल q। तो हम यहाँ से लिख लेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन r स्क्वायर का स्क्वायर है फिर पावर 3/2 है। तो हम इसको लिख लेंगे r और चाहो तो चलो नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा P अपॉन r3। तो ये मिल गया हम लोगों को इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसे हम पता करेंगे, हम दोनों देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमने इनका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया है। वैल्यू अगर पॉजिटिव में आ रही है तो हम पॉजिटिव में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, पिछला जो हम लोगों ने एक्सियल पॉइंट वाला डिस्कस किया था उसमें वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी। ये ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक्सियल पॉइंट पे जब इधर डिस्कस करते हैं तो उस पॉइंट से ये -q चार्ज क्या है, नजदीक है, तो -q चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो नेगेटिव साइड हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज की तरफ आते हुए लिखा था, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड जब ज्यादा था इसलिए रिजल्टेंट भी नेगेटिव में ही आया था। मतलब
माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा था, डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। मैं एक बार हट जा रहा हूँ पूरा एक साथ, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, इस पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो मैं जैसे ही ये थ्योरी पोर्शन इसका खत्म होगा मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सीरीज लेके आने वाला हूँ। तब तक बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर